नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बारे में अच्छे तरीके से देखा था। अब यह जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास का सेकेंड वीडियो है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन इतिहास एमसीक्यूज़ को ज़रूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम होगा मध्यकालीन इतिहास एमसीक्यू, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि चोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था भारत में। इस फिगर में आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड रूट्स है, यानी व्यापार का जो रास्ता हुआ वह यहाँ से शुरू होता था गंगईकोंडचोलपुरम से होते हुए आपको दक्षिण पूर्व एशिया तक, यानी यहाँ पर इंडोनेशिया में भी पूरा का पूरा प्रभाव चोलों का था। चोलों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी गुलाबी कलर में जो दिख रहे हैं, इन सारे जगहों पर चोलों का इन्फ्लुएंस था। यहाँ तक कि वर्तमान कोलकाता का जो शहर है वहाँ पर भी इनका इन्फ्लुएंस था। कहा जाए कि समुद्री इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में, पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में पूरा का पूरा इनका विस्तार था। तो चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, उससे मैं पहले आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जरूर आपको ज्ञान जो है जानने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ए में आदित्य प्रथम, बी में परांतक प्रथम, सी में विजयालय, डी में राजराज प्रथम। इसका आंसर विजयालय होगा, यानी सी नंबर। ध्यान में रखिएगा, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कहने का मतलब यह है कि कौन सा राजवंश था जिसमें कदमाई जो है भू राजस्व का एक रूप हुआ करता था। तो ए में है चोल, बी में कुषाण, सी में चालुक्य, डी में प्रतिहार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चोल, यानी चोल राजवंश के तहत जो भू राजस्व वसूला जाता था राजाओं और चोल राजाओं या चोल जो जमींदार हुआ करते थे उनके द्वारा जो किसानों से जो राजस्व वसूला जाता था उसी को कदमाई के नाम से जाना जाता था। तो ये समझ में आ गया होगा। भू राजस्व क्या होता है? तो भूमि पर लगने वाला कर होता है, जो किसान जो है किसको देता है? अपने जमींदार को देता है या राजा को देता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, गंगईकोंडचोलपुरम में मंदिर किसने बनवाया था? ए में है राजेंद्र प्रथम, बी में है राजराज प्रथम, सी में है परांतक प्रथम, डी में आदित्य प्रथम। इसका आंसर होगा ए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक था जो गंगईकोंडचोलपुरम में मंदिर बनवाया था। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, चोल प्रशासनिक इकाई में जिला को क्या कहा जाता था? ए में मंडलम, बी में कोट्टम, सी में नाडु, डी में कुर्रम। तो इसका आंसर सी होगा, नाडु के नाम से जाना जाता था। यानी चोल प्रशासनिक इकाई जो में बटा गया था उसमें नाडु जो था वह जिला को कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य का उभार किस सदी में हुआ? ए में है 9वीं सदी ईसा पूर्व में, बी में 19वीं सदी में, सी में 9वीं सदी में और डी में 17वीं सदी में। इसका आंसर सी होगा, यानी 9वीं सदी में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सन, आप लोग को याद रहेगा तो आपको जानने में काफ़ी, इतिहास को जानने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो 9वीं सदी में आप लोग को पता होनी चाहिए कि चोल साम्राज्य का उभार हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, चोल काल में व्यापारी समुदाय की सभा क्या कहलाती थी? ए में नगरम, बी में सभा, सी में ऊर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नगरम। नगरम जो है चोल काल के व्यापारी समुदाय की सभा होती थी, उसी को कहा जाता था। चोल काल में जो व्यापारी समुदाय की सभा होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था, नगरम। ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने चोलों को पल्लवों से मुक्त कराया? तो ए में परांतक प्रथम, बी में आदित्य प्रथम, सी में विजयालय, डी में राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर बी होगा फ्रेंड्स, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ही ऐसा शासक था जिसने पल्लवों से मुक्त कराया। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि विजयालय जो था यह पल्लवों का सामंत था। सामंत का मतलब आप लोग जानते होइएगा, जिस प्रकार से जमींदार होते थे उसी प्रकार से सामंत हुआ करते थे, जो भूमि पर डायरेक्ट मालिकाना हक रखते थे और लोगों से, किसानों से टैक्स वसूल कर राजा को सौंपा करते थे।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ करता था। तो विद्यालय था, तो विद्यालय ही संबंध जो था किसका, पल्लवों का, वही पल्लवों से मुक्त कराकर विद्यालय जो है यह चोल वंश की स्थापना करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाता है, तो पूर्ण रूप से पल्लवों से मुक्त जो है आदित्य प्रथम कराता है। यह इसका आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने मदुरा के जीतने के उपलक्ष्य में मदुरांतक की उपाधि धारण की? ए में परांतक प्रथम, बी में आदित्य प्रथम, सी में राजराज प्रथम, डी में राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ये ऐसा शासक था जिसने मदुरा को जीता, यानी मदुरई तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो, और उसी के उपाधि के रूप में मदुरांतक की उपाधि धारण किया। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां किन राजाओं की है? ए में पांड्य, बी में चोल, सी में चेर और डी में पल्लव। तो इसका होगा फ्रेंड्स चोल। ध्यान में रखिएगा, नटराज की काफ़ी सारी मूर्तियां जो है फ्रेंड्स आज भी मिलती हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, पर मलेशिया हुआ, इन क्षेत्रों में काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि चोलों का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, उधर की तरफ भी था। आप लोग को जैसे कि मैंने शुरू में ही फिगर में बता दिया था। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? ए में 6, बी में 5, सी में 4, डी में 9। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 6 प्रांतों में बटा था, और प्रत्येक प्रांत को मंडलम नाम से जाना जाता था। मंडलम के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड्स। आगे मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 9631125828। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9631125828 विजय कुमार के नाम से होगा। अगर आप लोग जितना भी हो सके कर दीजिए आर्थिक सहायता, मन हो, अगर आप सक्षम हो तो जरूर कीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।